जो आइए अब जानते हैं समास का दूसरा भेद। समास का दूसरा भेद होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। बच्चों, जिन समस्त पदों में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है या उपमेय और उपमान का संबंध होता है, उन्हें कर्मधारय समास कहा जाता है। और कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इसको हम उदाहरण से समझेंगे कि किस प्रकार से विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। पहला उदाहरण देखते हैं, नील कमल। देखिए, नील कमल में पहला पद जो है वो है नील। नील क्या है? नील है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं जो शब्द। तो नील है नीला, और कमल क्या हो गया? कमल हो गया विशेष्य, क्योंकि विशेषण जो ये नील शब्द कमल की विशेषता बता रहा है कि कमल कैसा है, कमल नीला है। तो पूर्व पद है ये नील जो है, ये पूर्व पद है, और उत्तर पद है ये कमल, ये उत्तर पद है। और नील क्या हो गया? नील हो गया आपका ये विशेषण, और कमल हो गया विशेष्य। और इसका जब हम विग्रह करेंगे तो समास का विग्रह क्या होगा? समास विग्रह होगा इसका, नीला है जो कमल। तो नीला रंग जो है कमल की विशेषता बता रहा है कि कमल कैसा है, कमल नीले रंग का है। तो यहाँ आपने देखा नील कमल में जो पूर्व पद और उत्तर पद के बीच विशेषण और विशेष्य का संबंध है, और यहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है, क्योंकि कमल नीला भी हो सकता है, गुलाबी भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है, लेकिन ये रंगों के नाम है, ये विशेषण है शब्द, इसलिए यहाँ पर उत्तर पद जो है ये प्रधान होता है कर्मधारय समास में। इसमें मैंने आपको एक बात और बताई कि उपमेय और उपमान का संबंध भी होता है। तो उपमेय और उपमान क्या होता है? उपमेय और उपमान, जब कभी कभी हम क्या करते हैं कि साधारण वस्तुओं की तुलना, वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना विशेष व्यक्तियों और वस्तुओं से करते हैं, तो वहां पर उपमेय और उपमान का संबंध होता है। उपमेय कहते हैं जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान होते हैं जिनसे तुलना की जाती है। तो इसका भी एक उदाहरण देखेंगे, जैसे चंद्रमुख। अब यहाँ देखिए, चंद्रमुख में पहला पद है, पूर्व पद है चंद्र, और ये दूसरा पद है यहाँ पर मुख। तो चंद्र यहाँ पर हो गया आपका उपमान, और मुख हो गया उपमेय, क्योंकि यहाँ मुख की तुलना चंद्र से की जा रही है। तो यहाँ का जब इसमें इसका हम विग्रह करेंगे इस समस्त पद का, तो इसका विग्रह हो जाएगा चंद्रमा के समान, चंद्र के समान मुख। तो अब देखा आपने यहाँ पर कि उपमेय और उपमान का संबंध किस प्रकार से है। इसी के साथ कभी कभी ये होता है कि दोनों पदों में, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि विशेषण और विशेष्य का संबंध, कभी कभी विशेष और विशेषण भी हो जाता है कि पहला पद जो है वो विशेष्य हो जाता है और दूसरा पद विशेषण हो जाता है। कैसे? देखिए, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम में देखिए, पुरुष जो है ये पूर्व पद है, और उत्तम इसकी विशेषता बता रहा है। पुरुष की विशेषता क्या है? कि वो पुरुषोत्तम है, मतलब पुरुषों में उत्तम। इसका विग्रह हो जाएगा पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो बच्चों, देखा आपने कि ये किस प्रकार से पुरुष, ये यहाँ क्या हो जाएगा? ये विशेष्य हो जाएगा, क्योंकि इसकी विशेषता ये बता रहा है शब्द, और उत्तम ये हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। तो इस प्रकार कभी कभी ये भी होता है कि पूर्व पद जो है वो विशेष्य हो और उत्तर पद विशेषण हो। इसी प्रकार से उपमेय और उपमान में भी होता है, कभी पूर्व पद उपमेय हो जाता है और उत्तर पद उपमान, और कभी
पूर्व पद जो है उपमान होता है और उत्तर पद उपमेय। तो बच्चों ये था कर्मधारय समास। अब तीसरा भेद इसका जानते हैं। इसका तीसरा भेद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जो समस्त पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों में कोई भी प्रधान नहीं होता, दोनों ही पद बराबर होते हैं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। और इनमें जो है इन दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगे होते हैं। जैसे माता पिता, देखिए यहाँ योजक चिन्ह लगा हुआ है माता पिता। जब इसका हम विग्रह करेंगे, ये समस्त पद है माता पिता, बीच में आप देखिए दोनों पदों के बीच में ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद, दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा है। और इसका जब विग्रह करेंगे तो हो जाएगा माता और पिता। और इनका विग्रह करते समय और, तथा, या, अथवा लगाया जाता है। इसी तरह से जैसे ठंडा, गरम, तो यहाँ इसका विग्रह हो जाएगा ठंडा या गरम। तो बच्चों द्वंद्व समास में क्या हो गया? द्वंद्व समास में ना तो पूर्व पद ना उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों ही पद इसमें प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगा होता है। और विग्रह करते समय ये योजक चिन्ह हट जाता है और इसके बदले क्या हो जाता है, यहाँ पर और, या, तथा, अथवा इत्यादि शब्द लगते हैं। बच्चों आइए अब जानते हैं चौथा समास। चौथा समास है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा पद उसका विशेष्य होता है। जैसे त्रिनेत्र, यहाँ पर त्रिनेत्र, त्रिनेत्र का क्या अर्थ हो गया? त्रि देखिए पहला पद है त्रि और नेत्र है दूसरा पद, इसका उत्तर पद है। पूर्व पद है त्रि, नेत्र है उत्तर पद। तो पहला पद जो है ये पूर्व पद क्या है? ये त्रि। त्रि से क्या मतलब हुआ? तीन, संख्या ये बता रहा है। पहला पद द्विगु समास जो है संख्यावाची का बोध कराता है, ये समूह का बोध कराता है। तो पहला इसका पूर्व पद ही इसका संख्यावाची विशेषण होता है। जैसे यहाँ पर त्रिनेत्र, तो ये तीन, इसका अर्थ हो गया ये पूर्व पद है। त्रि का अर्थ होता है तीन, नेत्र का अर्थ होता है आंख। तो यहाँ इसका विग्रह जब हम करेंगे तो हो जाएगा तीन नेत्रों का समूह, नेत्रों का, तीन नेत्रों का समूह। ऐसे एक उदाहरण और देखेंगे इसका, जैसे नवरात्रि। नवरात्रि में देखिए नौ बता रहा है, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। तो नौ शब्द क्या बता रहा है? संख्या नौ। रात्रि माने रात, तो 9 रातों का समूह, 9 रातों का समूह। अब आपने देखा कि किस प्रकार द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, दूसरा पद उसका विशेष्य होता है। संख्यावाची विशेषण होता है पूर्व पद। आइए अब जानते हैं पांचवा समास क्या है। पांचवा समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में बच्चों, बहुव्रीहि समास जो है इसमें भी पहला पद भी न महत्वपूर्ण होता है, न इसका पूर्व पद महत्वपूर्ण होता है, न इसका उत्तर पद महत्वपूर्ण होता है। दोनों ही पद किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं और एक नया पद बनाते हैं। इसमें देखिए इसको भी उदाहरण से समझेंगे। जैसे दशानन, अब देखिए दश आनन, इसमें पूर्व पद है दश और आनन है इसका उत्तर पद। न तो यहाँ ये दश महत्वपूर्ण है, न ही इसमें आनन यहाँ महत्वपूर्ण है। इसमें एक तीसरा पद बनता है, इसका विग्रह करेंगे कि 10 हैं मुख जिसके। अब यहाँ पर विग्रह से ही इसका
हम पता करते हैं कि ये बहुव्रीहि समास है। 10 है मुख जिसके अर्थात रावण। तो यहाँ देखिए ना 10 इंपॉर्टेंट है ना ही आनंद। यहाँ पर क्या हो गया इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण हो गया रावण। ये तीसरा पद है, ये जो तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। दोनों पद मिल करके, ये दोनों पद ही महत्वपूर्ण नहीं होते, लेकिन दोनों पद मिल करके एक तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। यहाँ पर दशानन में क्या हो जाएगा, रावण महत्वपूर्ण हो गया, रावण एक तीसरा पद है। ऐसे और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे नीलकंठ, नीलकंठ। अब नीलकंठ में पूर्व पद नील है, उत्तर पद कंठ है, लेकिन दोनों पद मिल करके क्या करेंगे, एक तीसरे पद की ओर संकेत करेंगे। इसके विग्रह से ही हम इसको जानते हैं। इसका विग्रह क्या होगा, नीला, नीला है कंठ जिसका। अब इसमें देखिए अर्थात किसका है कंठ नीला, अर्थात शिव जी। तो यहाँ पर शिव जी के लिए, भगवान शंकर के लिए शिव जी को नीलकंठ कहा जाता है। तो यहाँ पर तीसरा पद क्या आ जाएगा, शिव जी। तो ये है बहुव्रीहि समास। बच्चों छठा जो है, छठवां होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद, जिन समस्त पदों में पहला पद अव्यय होता है वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। और ये समस्त पद भी अव्यय होते हैं। बहुताया ये समस्त पद जो बनते हैं वो भी अव्यय होते हैं। अव्यय क्या होते हैं, अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक क्रिया काल के कारण परिवर्तन नहीं होते हैं। इन्हें हम अभिकारी भी कहते हैं। तो बच्चों जैसे अव्यय में हमने एक शब्द लिया यथा संभव, यथा संभव, मतलब यहाँ पर जितना संभव हो सके, यहाँ पर यथा संभव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यथा शब्द पूर्व पद, देखिए पूर्व पद यथा है और संभव इसका उत्तर पद है। तो यहाँ पर ये दोनों ही मिलकर के क्या बन गए, ये अव्यय कहलाएंगे। यथा यहाँ पर अव्यय है, पूर्व पद इसका अव्यय है, पूर्व पद। यथा संभव, जितना संभव हो सके इसका विग्रह होगा। इसी प्रकार से यथा शक्ति, यथा शक्ति। तो यहाँ पर भी पूर्व पद जो है यथा, और इसका ये विग्रह जब हम करेंगे तो हो जाएगा शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। यथा संभव, जहां तक संभव हो। तो अब ये कभी कभी क्या होता है इसमें, कभी कभी शब्दों की आवृत्ति भी होती है, जैसे दिनों दिन, रातों रात, बीचों बीच। जैसे रातों रात, रातों रात, इसका हो जाएगा रात ही रात में, इसका विग्रह हो जाएगा, ये विग्रह है रात ही रात में। बच्चों देखा आपने अव्ययी भाव समास क्या होता है, इसमें पूर्व पद जो होता है वो अव्यय होता है और समस्त पद भी बहुताया अव्यय कहे जाते हैं। और यहाँ पर शब्दों की कभी कभी आवृत्ति भी होती है। बच्चों ये तो थे समास के 6 भेद। अब आपको ये बताना है कि कभी बहुव्रीहि और द्विगु समास में हम अंतर कैसे करते हैं, और बहुव्रीहि और कर्मधारय समास में हम अंतर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बहुव्रीहि और कर्मधारय समास में अंतर कैसे किया जाता है। बहुव्रीहि समास और कर्मधारय
कर्मधारय समास में अंतर, समास में अंतर। देखिए बहुव्रीहि समास आपको पता है दोनों ही पद मिलके किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, तीसरे पद की ओर। इस और कर्मधारय समास में क्या होता है, पूर्व पद या उसमें विशेषण होता है, इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। लेकिन इनमें हम अंतर कैसे करें, इनका अंतर हम इनके विग्रह के माध्यम से करते हैं। इनका विग्रह हम जिस प्रकार से करेंगे और तो वही वो समास कहा जाएगा, जो अर्थ निकलेगा उस वही समास वो होगा। जैसे एक उदाहरण आप जैसे नीलकंठ, इसके पहले भी मैंने बताया था, देखिए नीलकंठ। तो अब इसका जब हम विग्रह करेंगे कि नीला है जो कंठ, देखिए नीला है जो कंठ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके विग्रह के अनुसार ये हो जाएगा कर्मधारय। और अगर इसका हम विग्रह करते हैं कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी, तो ये हो जाएगा आपका बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास ये हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुव्रीहि और द्विगु समास में अंतर होता है। जैसे ये बहुव्रीहि और द्विगु, द्विगु समास में अंतर। बहुव्रीहि और द्विगु समास में अंतर, इसी प्रकार से उदाहरण से इसको देखेंगे। त्रिलोचन, मान लीजिए हमने एक उदाहरण लिया, त्रिलोचन, इसका विग्रह करेंगे कि त्रि माने ये यहाँ पर देखिए बहुव्रीहि समास, दोनों पद तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। द्विगु समास, द्विगु समास में जो है पूर्व पद होता है वो संख्यावाची विशेषण होता है। तो यहाँ पर देखिए जो पूर्व पद है वो क्या है, वो संख्यावाची विशेषण है, तो इसलिए यहाँ पर ये द्विगु समास भी होगा। और ये बहुव्रीहि समास कब होगा, ये इसके विग्रह पे ही आधारित है। इसके विग्रह से ही हम पहचानेंगे कि ये द्विगु, इसके यहाँ पर हम द्विगु समास लिखें या बहुव्रीहि समास लिखें। तो त्रिलोचन का जब हम विग्रह इस प्रकार से करेंगे कि तीन नेत्रों का समूह, तब ये हो जाएगा द्विगु समास। और यदि इसका विग्रह हम इस प्रकार से करें कि तीन नेत्र हैं जिसके, तो ये हो जाएगा अर्थात शिव जी, अर्थात शिव जी। तो यहाँ पर देखिए किसी तीसरे पद की ओर संकेत किया गया है शिव जी, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो बच्चों आप भी जब विग्रह कीजिए, विग्रह जिस प्रकार से आप करेंगे तब भी वही समास फिर वहां पर होगा। इसलिए आपको विग्रह करते समय ये ध्यान देना होगा कि आप विग्रह किस प्रकार से कर रहे हैं, जैसा विग्रह होगा वैसा ही समास होगा। बच्चों आज आपने जाना कि समास किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं और बहुव्रीहि और कर्मधारय में क्या अंतर है और बहुव्रीहि और द्विगु समास में क्या अंतर है। थैंक यू बच्चों।